अपना पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, बीए पाठ प्रथम। और आज का टॉपिक है गुप्त काल। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जानकारी आवश्यक करनी है कि हमने बीए पाठ प्रथम की प्रथम प्रश्न पत्र में हमारी जो अध्ययन की शुरुआत हुई है उसमें इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण काल, महापाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य प्रशासन, मौर्य काल, अशोक का धम्म, मौर्य कला में स्थापत्य, इन सब तत्वों का अध्ययन करते हुए हम एक व्यवस्थित राज परंपरा की तरफ अग्रसर होते हैं तो एक महत्वपूर्ण वंश का स्मरण हमें आता है जो इतिहास के अध्ययन में एक योजक कड़ी और प्राचीन कालीन इतिहास में मौर्य प्रशासन के बाद में, मौर्य काल के बाद में अगर एक महत्वपूर्ण वंश का जिक्र हम करते हैं तो वह गुप्त वंश है। गुप्त वंश के बारे में विद्वानों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं और विचार व्याप्त हैं, लेकिन हम गुप्त वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास और संस्कृति के नवीन अध्यायों की शुरुआत होती है, एक नवीन परंपरा की शुरुआत होती है, एक ऐसा अध्याय शुरू होता है जिससे हमें नवीन जानकारी इतिहास में मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का शासन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इस वंश के शासन को भारतीय पुनर्जागरण या स्वर्ण युग का काल माना है। गुप्त शासकों ने मौर्यों के पश्चात पुनः भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की और कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा एवं ज्ञान को प्रश्रय दिया। इसलिए हम गुप्त काल के बारे में जब अध्ययन करते हैं हमें बहुत कुछ नवीन तथ्यों की भी जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में कुषाण वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय के मध्य की राजनीतिक स्थिति को सामान्यतः अंधकार युग अर्थात डार्क एज कहा जाता है। यह वस्तुतः राजनीतिक विसंकटता का युग था। किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में नई नई शक्तियों का उदय हुआ जो एक दूसरे पर भारी होने लगी। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अनेक गणराज्य शक्तिशाली बन गए थे। इन गणतंत्रों में मालव, योधे, अर्जुनाय, मद्र इत्यादि थे। इन्होंने विदेशी सत्ता पर आघात किया और अपनी प्रभु सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। पद्मावती, विदिशा और मथुरा में नागों की शक्ति का अभ्युदय हुआ। दक्कन में सातवाहनों के पश्चात वाकाटक शक्तिशाली बने। इसी समय गुप्तों का भी उदय हो रहा था। गुप्तों ने अपनी सैनिक क्षमता एवं कूटनीतिज्ञता का बल परिचय देते हुए अपनी संगठित शक्ति को संगठित किया और भारत को एक नवीन राजनीतिक प्रश्रय देने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब गुप्तों के इतिहास जानने के स्रोत के आधार पर हम गुप्तों की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम सबसे पहले गुप्त वंश के जानने के स्रोतों में हम देशी साहित्य का अध्ययन करते हैं। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक सामग्रियाँ उपलब्ध है। इसमें ज़्यादातर तो देशी हैं, परंतु कुछ विदेशी साहित्य यानी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को भी हम कई बार आधार मानते हैं। पुराणों में दी गई वंशावली से गुप्त शासकों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। यूँ तो सभी पुराणों से गुप्त राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है, परंतु गुप्त काल के लिए विशेष उल्लेखनीय पुराणों में ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण का नाम लिया जाता है। पुराणों के अतिरिक्त धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्रों में भी गुप्तकालीन सामाजिक रचना एवं नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त काल में अनेक स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृतिकारों ने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को फिर से अच्छी तरह स्थापित करने में मदद पहुंचाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कामंतक ने नीति शास्त्र की रचना की थी। इसी प्रकार से विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का भी विषय इसी से मिलता जुलता माना जाता है। महत्वपूर्ण गुप्तकालीन साहित्यों में कुछ नाटकों की रचना की। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, वसुबंधु का जीवन वृत्तांत, कौमुदी महोत्सव, शूद्र के मृच्छकटिकम एवं कालिदास की रचनाओं से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
कुछ गुप्त काल में संस्कृत काव्य नाटक की रचना हुई, इनसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कृष्णचरित, सेतुबंधु, वसुबंध चरित, काव्यालंकार सूत्र, हर्षचरित, काव्य मीमांसा, ये कुछ इस प्रकार के ग्रंथ हैं जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। जब हम विदेशी साहित्य की बात करते हैं तो विदेशी साहित्य में कुछ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, उनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भी कुछ जानकारी दी है। जैसे ह्वेन सांग की पुस्तक सीयू की में हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती हैं। उसी प्रकार कुछ और भी ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अलबरूनी ने गुप्त संवत और उसके आरंभ के संबंध में कुछ प्रकाश डाला है। इस प्रकार साहित्यिक साधन गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत बने। अगर हम पुरातात्विक साहित्यों की बात करते हैं तो गुप्त काल में पुरातात्विक साधनों की प्रधानता थी, उनके द्वारा भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन अभिलेखों की अगर हम सूची की बात करते हैं तो गुप्त काल में अभिलेख महत्वपूर्ण हुए हैं, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति, एरन प्रशस्ति, नालंदा तथा ताम्र शासन लेख, ये समुद्रगुप्त के समय के अभिलेख हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेखों में मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी का प्रथम और द्वितीय गुहा लेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, सांची शिलालेख तथा मेहरौली की प्रशस्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन अभिलेखों में भी कुमारगुप्त का भिलसड़ अभिलेख, गढ़वा का द्वितीय शिलालेख जिसमें उसे परम भागवत की उपाधि दी गई है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में भी स्कंदगुप्त को हूण हरिण केसरी कहा गया है, कुमारगुप्त द्वितीय का सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, इसी प्रकार से बुद्धगुप्त और अन्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख और विष्णुगुप्त का पंचम दामोदर ताम्रलेख, इन सब लेखों में इन शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ गुप्त शासकों के मुहरों पर भी उनके चित्र अंकित हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी, कुमार देवी, वैशाली की मुहरों में ध्रुव स्वामिनी की मुहर काफ़ी प्रसिद्ध है। अन्य मुहरों से पता चलता है कि तीरभुक्ति अर्थात आधुनिक तिरहुत गुप्त शासन का एक प्रदेश था। अधिकारियों की मुहरों में कुमारामात्य अधिकरणम शब्द का बार बार प्रयोग होता है। मुहरों से अन्य पदाधिकारियों तथा कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार के अधिकारियों के नाम होते थे। हम आगे सिक्कों की जब बात करते हैं तो सिक्कों गुप्तकालीन सिक्कों से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती हैं। उसमें मुख्य रूप से दंडधारी प्रकार, अश्वमेध सिक्के, कुतांतपुरम प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, विभिन्न प्रकार के सिक्के हमें मिलते हैं। इन सिक्कों से भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कुछ सिक्कों में परम भागवत के विरुद्ध के मुद्रालेख भी प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की प्रधानता थी। गुप्तकालीन स्मारकों से भी गुप्त काल के बारे में जानकारी स्मारकों से भी हमें गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। गुप्त काल में कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों का भी निर्माण हुआ, जिसमें जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण स्मारक जानकारी में आते हैं। इन सभी साधनों के अध्ययन से गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था को जानने में मदद मिलती है। गुप्तों की उत्पत्ति और मूल निवास। मौर्यों की उत्पत्ति के समान ही गुप्तों की उत्पत्ति एवं उनके मूल निवास का प्रश्न काफ़ी विवादास्पद है। यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य तथा अभिलेखों में अनेक वैसे व्यक्तियों का उल्लेख है जिनके नाम के अंत में गुप्त शब्द मिलता है, परंतु इसका गुप्त शासकों के लिए साथ क्या संबंध था यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। गुप्त शब्द महाभाष्य, मृच्छकटिकम और दिव्यावदान, महावंश आदि ग्रंथों में गुप्त शब्द का उल्लेख मिलता है। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की पौत्री और वाकाटक नरेश, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर अभिलेखों के आधार पर गुप्तों को धारण गोत्र का ब्राह्मण सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वे शुंग सम्राट अग्निमित्र की पत्नी जारिणी के वंशज थे, लेकिन प्रोफेसर गोयल का कहना है कि किसी रानी के नाम का संबंध उनके समय से लगभग 500 वर्ष बाद साम्राज्य स्थापित करने वाले वंश के साथ जोड़ना कदापि तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। एलन महोदय गुप्तों को शूद्र मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, उसी प्रकार गुप्त शासक भी शूद्र थे। एलन का यह तर्क भी अकाट्य नहीं है। आजकल अधिकांश विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। इस विचार से गुप्त शासक क्षत्रिय हुए, न कि शूद्र। एलन के अतिरिक्त कई अन्य दूसरे विद्वान भी गुप्तों को शूद्र जाति का मानते। काशी प्रसाद जायसवाल एवं बीजी गोखले ने मौर्यों की तरह
निम्न कुलोत्पन्न या शूद्र जाति का प्रमाणित करने का चेष्टा की। डॉक्टर जायसवाल निम्न तर्कों के आधार पर गुप्तों को शूद्र प्रामाणिक मानते हैं। उसमें कौमुदी महोत्सव हैं, आर्य मंजूश्री मूलकल्प हैं। इस प्रकार के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है कि शायद गुप्त शूद्र थे, ऐसा माना जाता है। तो हमें गुप्तों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रारंभिक इतिहास क्या था। अब हमें जानकारी करनी है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की। लगभग 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नामक राजा ने की थी। इसे गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के और अन्य अभिलेखों से गुप्त वंशावली पर भी प्रकाश पड़ता है। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद में घटोत्कच आता है और 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक के मध्य घटोत्कच का शासन माना जाता है और 319 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का काल माना जाता है और संभवतः गुप्त काल के उद्भव का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके समय में गुप्तों की शक्तियों प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और ऐसा माना जाता है कि इस समय गुप्त संवत चला था, जिसे 319 ईस्वी कहा जाता है। इस प्रकार से हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। हम अगले अध्याय में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका जो महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। उस समय उत्तरी बिहार की प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी और वैवाहिक संबंध स्थापित गुप्त शासक ने शक्ति और प्रतिष्ठा का विस्तार किया। कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर जायसवाल का मानना था कि लिच्छवियों की मदद से गुप्तों ने मगध के किसी क्षत्रिय राजा को परास्त कर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। जायसवाल के मत है कि अधिकांश विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है। स्मिथ महोदय का विचार था कि लिच्छवी पाटलिपुत्र के शासक थे और गुप्त लिच्छवी वैवाहिक संबंध के परिणामस्वरूप गुप्त मगध के शासक बने। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार इस विवाह के परिणामस्वरूप गुप्त एवं लिच्छवी राजा राज्य संयुक्त हो गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त राज्य की सीमा का विस्तार किया। यद्यपि अनेक विजय अभियान का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा मानना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। वायु पुराण में गुप्तों के राज्य से संबंध जिन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है वह गंगा का तट भी माना गया है। इस प्रकार से ये माना गया है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, जिसने साम्राज्य विस्तार किया, गुप्त संवत चलाया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और एक गुप्त साम्राज्य को यथास्थिति देने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही संभवतः 319 में राज्यारोहण के साथ गुप्त संवत प्रारंभ किया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यद्यपि अनेक विद्वान इसका श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य को देते हैं। फ्लीट गुप्त संवत का संस्थापक चंद्रगुप्त को ही मानते हैं। अलबरूनी के इस विवरण से शक और गुप्त संवत में 241 वर्षों का अंतर था, इसकी पुष्टि होती है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर स्वयं संन्यास ले लिया। प्रयाग प्रशस्ति, एरण और रिद्धपुर अभिलेखों से इस घटना की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त ने नवोदित गुप्त राज्य को राजनीतिक सम्मान दिलाया, जिस पर समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। धन्यवाद।